नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया, अपन प्रतिदिन सुबह डेली करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज है 13 दिसंबर। क्या है? 13 दिसंबर 2024। और 13 दिसंबर का जो भी करंट अफेयर है उसको अपन इस सेशन में कवर करने वाले हैं। ये जो क्लास है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसके अंदर अपन कंप्लीट करंट अफेयर को, यानी दिन का सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अपनी इस क्लास से बाहर चला जाए। कंप्लीट करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस और उसके साथ में स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ के अंदर बहुत सारे फैक्ट लिखे होते हैं, अच्छे अच्छे। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इस क्लास के अंत में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले आज की क्लास को अपन शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व समुद्री सम्मेलन 2024, यानी जो 2024 का विश्व समुद्री सम्मेलन है उसका आयोजन कहां पर होगा? चेन्नई के अंदर होगा। ठीक है। क्या सर इससे पहले चेन्नई में कभी भी विश्व समुद्री सम्मेलन हुआ है? बिल्कुल हुआ है, 15 वर्षों पहले। बाद क्यों लिखा है? मेरे इस लिखने का मतलब यह हुआ 15 वर्षों बाद चेन्नई के अंदर वापस विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 आयोजित हो रहा है। कब होगा सर? ये 4 से 6 दिसंबर के मध्य, यानी ये कल से शुरू होने वाला है। 4 से 6 दिसंबर के मध्य ये चेन्नई के अंदर आयोजित होगा। इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में कौन भाग ले रहे हैं? तो मुख्य अतिथि के रूप में अभी वर्तमान में जो शिपिंग महानिर्देशक है, कौन है? श्याम जगन्नाथन। कौन? श्याम जगन्नाथन। सीजी का मतलब चीफ गेस्ट। मुख्य अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में कौन भाग ले रहे हैं? श्याम जगन्नाथन। वर्तमान में कौन है? शिपिंग महानिर्देशक है। शिपिंग महानिर्देशक श्याम जगन्नाथन इसमें मुख्य अतिथि के रूप में इस प्रोग्राम में भाग लेंगे। इस प्रोग्राम का नाम है विश्व समुद्री सम्मेलन 2024। 15 वर्षों बाद चेन्नई में होने जा रहा है। 4 से 6 दिसंबर के मध्य होगा। इसके अंदर 300 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि भाग लेंगे। कितने? 300 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि इसके अंदर भाग लेंगे। अगर देशों की बात की जाए और क्या क्या इसके अंदर चर्चाएं होगी, दोनों चीजें बता देता हूं। इस प्रोग्राम के अंदर मुख्य रूप से चर्चा होगी कि जो समुद्री क्षेत्र है उसका भविष्य में विकास कैसे किया जाए, उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, और समुद्री क्षेत्र में जो भी भविष्य में चुनौतियां आ सकती है उन चुनौतियों से कैसा निपटा जाए, उनका समाधान कैसे किया जाए, इसके लिए प्रोग्राम हो रहा है विश्व समुद्री सम्मेलन 2024। यानी इस प्रोग्राम में मुख्य रूप से इन दो चीजों पर चर्चा की जाएगी, समुद्र के विकास और समुद्र में उत्पन्न चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। ठीक है। इसके अंदर मुख्य देश कौन कौन से भाग ले रहे हैं? इसमें एक तो अमेरिका आएगा, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और जो पश्चिमी जो प्रशांत एशिया देश है, ठीक है, जो प्रशांत महासागर में एशिया के जो देश है वो इसके अंदर भाग लेंगे। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी इसके अंदर भाग लेने वाले हैं। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है देश कौन कौन से शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इतने सारे देश शामिल हो रहे हैं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है देश कितने शामिल है। इंपॉर्टेंट इस बोर्ड पे लिखी हुई सारी जानकारी है। क्या जानकारी है? जानकारी यह है कि विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 है, आयोजन हो रहा है चेन्नई के अंदर। 15 वर्षों के बाद चेन्नई में आयोजन वापस हो रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में श्याम जगन्नाथन इसमें भाग ले रहे हैं। 4 से 6 दिसंबर के मध्य यह प्रोग्राम होगा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीलंका के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? सबसे पहले ये शपथ कब ली थी? 2 दिसंबर को, यानी कल इस शपथ को लिया गया था। किसने शपथ ली है? मुर्दू फर्नांडो ने। किसने? मुर्दू फर्नांडो। मुर्दू फर्नांडो ने जब ये शपथ ली थी तो इनके नाम एक ये लाइन भी जुड़ गई थी, ये श्रीलंका की दूसरी महिला है जिसने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो ये दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है मुर्दी फर्नांडो। कब? 2 दिसंबर को। ठीक है। जयंता जयसूर्या, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। किसने? जयंता जयसूर्या ने। ठीक है, वर्तमान में न्यायमूर्ति है जयंता जयसूर्या। उन्होंने शपथ दिलाई है। किनको दिलाई है? मुर्दू फर्नांडो को दिलाई है। किस पद के लिए? 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में श्रीलंका की ये दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश हो गई है मुर्दू फर्नांडो। 2 दिसंबर को इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है।
अगर अपन मुर्दू फर्नांडो की जीवनी के बारे में देखें, मैंने गूगल किया, इनके बारे में जाना भाई ये जो मुर्दू फर्नांडो ये कौन है क्या है, तो ये 30 वर्षों का इनका पूरा आज तक का कार्यकाल रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, यानी इनका कैरियर रहा है 30 वर्षों का। 2018 के अंदर ये श्रीलंका की डिप्टी सोलिसिटर जनरल बनी थी, उसके बाद में ये अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल भी बन चुकी है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इन्होंने बहुत काम किया है, ठीक है। 30 वर्षों के कार्यकाल में 2018 में ये डिप्टी सोलिसिटर जनरल बनी थी और उसके बाद में अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल का पद संभाला और लास्ट में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी इन्होंने काम किया और वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए, ठीक है। श्रीलंका के अंदर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक संवैधानिक परिषद होता है, वो क्या करता है, सबसे पहले किसी व्यक्ति के नाम को अनुमोदित करता है, चुनता है, सारे सहमति के साथ बैठते हैं, संवैधानिक परिषद बैठता है और बताता है कि ये एक आदमी है वो ठीक है, इसको मुख्य न्यायाधीश अपन बनाएंगे। उसके बाद में जो वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं वो उनको औपचारिक रूप से निर्वाचित कर देते हैं, निर्वाचित तो नहीं करते हैं, कोई चुनाव वगैरह नहीं होते हैं, औपचारिक रूप से वो अपना हस्ताक्षर करके उनके नाम एक लेटर दे देते हैं, उसके बाद में वो मुख्य न्यायाधीश बन जाते हैं। वहाँ की श्रीलंका की वर्तमान स्थिति ऐसी है, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है श्रीलंका के, तो अनुरा दिसानायके। अनुरा दिसानायके कौन है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, ठीक है। बोर्ड पे लिखी सारी जानकारी एक बार वापस पढ़नी है। श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है न्यायमूर्ति मुर्दू फर्नांडो। 2 दिसंबर 2024 को न्यायमूर्ति जयंता जयसूर्या ने इनको शपथ दिलवाई है। 30 वर्षों से अधिक इनका कैरियर रहा है, जिसमें उन्होंने 2018 से डिप्टी सोलिसिटर जनरल, उसके बाद में अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। और इनकी नियुक्ति जो है वो संवैधानिक परिषद के द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके के द्वारा औपचारिक रूप से की गई है। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय विकलांगता सशक्तिकरण पुरस्कार कौन प्रदान करेगा? जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो राष्ट्रीय विकलांगता सशक्तिकरण पुरस्कार देंगी। कौन से पुरस्कार? राष्ट्रीय विकलांगता सशक्तिकरण। ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? जो विकलांग है उनको सशक्त बनाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। द्रौपदी मुर्मू जी ये पुरस्कार देंगी। किनको देगी? 22 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे, 11 संस्थाओं को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें से 2 पुरस्कारों की घोषणा भी की जा चुकी है, वो मैं बताऊंगा। 22 तो व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे, 11 अलग अलग संस्थाओं को ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे, राष्ट्रीय विकलांग सशक्तिकरण पुरस्कार दिए जाएंगे। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है। 2 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। एक का नाम तो है अमर जैन। इन दोनों को वैसे एक सेम ही पुरस्कार दिया गया है लेकिन 2 बार दिए गए हैं। एक आपको नाम रखना है प्रतीक खंडेलवाल। किसका नाम याद रखना है? प्रतीक खंडेलवाल। ठीक है सर, इनका नाम हम याद रख कर लेंगे पर इनकी वजह बताऊं। अमर जैन और प्रतीक खंडेलवाल कौन है? अमर जैन को भी इस बार सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग जन 2024 श्रेणी के अंदर व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा प्रतीक खंडेलवाल है वो 75% तक विकलांग है। 75% आपको बताना चाहिए। विकलांगों के लिए अलग अलग प्रतिशत होते हैं कि कौन कितने प्रतिशत तक विकलांग है। तो ये जो प्रतीक खंडेलवाल है 75% तक विकलांग व्यक्ति है। लोकोमोटर इनको बोला जाता है, लोकोमोटर विकलांगता का इनके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है। इनको भी सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगता 2024 की श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। तो दोनों को ही व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगता श्रेणी में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अमर जैन और प्रतीक खंडेलवाल को, 22 व्यक्ति और 11 संस्थाओं को द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रीय विकलांगता सशक्तिकरण पुरस्कार इस बार प्रदान करने वाली है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई में वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यूपीआई आप जानते हो भारत का ही प्लेटफॉर्म है यूपीआई एक, उस पर वार्षिक आधार पर कहीं पर भी अगर आपको वार्षिक आधार पर वृद्धि पूछ ली जाए तो आपको एक विशेष ध्यान रखना है, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी वृद्धि हुई है उसको पूछा गया है। तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार यूपीआई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखना है। 45% तक की वृद्धि हुई है। कितनी? 45% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अक्टूबर 2024 तक के भी आंकड़े सामने आए हैं। किसके? अक्टूबर 2024 के। अक्टूबर 2024 के यूपीआई के आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े इस प्रकार थे कि यूपीआई ने 16.58 बिलियन लेन देन किए हैं। कितने? 16.58 बिलियन, मिलियन नहीं भाई, बिलियन।
इसके अलावा पैसों में बात की जाए तो 23.49 लाख। क्या सर 23.49 लाख? नहीं, 23.49 लाख करोड़ ये रुपए के लेन देन हुआ है, ठीक है, इतना लेन देन हुआ है, ठीक है। वृद्धि कितनी? 45% अक्टूबर 2024, 16.58 बिलियन ट्रांजैक्शन, 23.49 लाख करोड़ रुपए का फंड इधर से उधर ट्रांसफर हुआ है। वर्तमान में भारत को छोड़ दिया जाए, भारत के अलावा यूपीआई 7 देशों में चलता है। भारत को शामिल किया जाए तो 8 देश है, भारत को अगर शामिल नहीं किया जाए तो 7 देश है, क्योंकि भारत तो जनक है तो भारत में तो चलेगा ही। 7 देश कौन कौन से हैं? संयुक्त अरब अमीरात, जिसको क्या बोलते हैं? यूएई बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है यूपीआई किन किन देशों में कार्यरत है। एक तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, इसके अलावा सिंगापुर, भूटान, नेपाल। सिंगापुर, भूटान, नेपाल, यूएई, इसके अलावा श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशन में तो अभी शुरू हुआ है, ठीक है। तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, सिंगापुर, यूएई, इसके अलावा फ्रांस और मॉरिशन। और अगर 8वां पूछ ले तो भारत तो है ही। इन देशों में यूपीआई काम कर रहा है, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशन और भारत। अक्टूबर 2024 के अंदर 16.58 बिलियन ट्रांजैक्शन किए हैं। राशि में बात की जाए तो 23.49 लाख करोड़ रुपए, 45% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है। भारत को छोड़ के आपसे देश पूछे तो 7, भारत सहित यूपीआई कितने देशों में चलता है? तो 8 देशों के अंदर यूपीआई चलता है, ठीक है। वैसे सर यूपीआई की शुरुआत हुई कब से थी? 2016 के अंदर। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपको याद रखना है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई की शुरुआत 2016 में की थी, ठीक है। वापस बोल रहा हूं, आपको याद रखना है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई की शुरुआत 2016 के अंदर की थी। यूपीआई क्या है? अगर आपको कहीं किसी एग्जाम में, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में, मेंस में अगर छोटा क्वेश्चन या आरएस के अंदर अगर 15 वर्ड के अंदर आ जाए तो आप क्या लिखोगे यूपीआई के बारे में? तो यूपीआई एक तीव्र, सुरक्षित और निर्बाध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कैशलेस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत की नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2016 में बनाया गया था। वर्तमान के अंदर ये 7 देशों, भारत को छोड़कर 7 देशों में, भारत सहित 8 देशों में कार्यरत है, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशन और भारत। अक्टूबर 2024 के नए आंकड़े भी आपको, जब भी किसी पीसीएस के एग्जाम के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो वहां पर एक एक्स्ट्रा नंबर लाने का मौका होता है, वहां पर आप करंट को डालिए। यूपीआई से संबंधित अगर आरएस के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, साइंस और टेक्नोलॉजी में पूछ ले, करंट में तो हालांकि पूछे जाने की संभावना कम है इस प्रकार के क्वेश्चन, अगर आ जाए तो आपको ये आंकड़े डालने हैं कि अक्टूबर 2024 तक यूपीआई ने 45% वार्षिक आधार पर वृद्धि दर्ज की है, जिसके अंदर 16.58 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं और 23.49 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। अगला क्वेश्चन, महाकुंभ 2025 से पहले, महाकुंभ होने वाला है 2025 का, ठीक है, अगले साल, इससे पहले आधिकारिक तौर पर महाकुंभ मेला जिला के रूप में किसे नामित किया गया है? महाकुंभ का मेला जिला किसको नामित किया है? संगम को। सर ये जिला पहली बार सुना है, बना नया है, ठीक है। संगम जो अभी, पहले संगम एक तहसील थी, उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उनको मिलाकर आधिकारिक तौर पर महाकुंभ मेला जिला के रूप में संगम को विकसित किया जाएगा और इसको नया जिला बनाया गया है संगम। संगम कहां पर है? तो आप जानते हो यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। इस बार का 2025 का महाकुंभ है यूपी के अंदर होगा, ठीक है। यूपी के अंदर अब क्या हुआ है, पहले कितने 75 जिले थे, प्लस एक संगम हो गया, तो अब टोटल जिले कितने हो गए? 76 जिले हो गए इंपोर्टेंट। यूपी में जिलों की संख्या बढ़ गई है, एक नया जिला 75 से 76 जिले हो गए हैं, ठीक है। संगम जो क्षेत्र था उसके आसपास की 4-5 तहसीलें मिलाई गई और 67 अलग अलग छोटे मोटे गांव मिलाए गए और उसके बाद में संगम को नया जिला बनाया गया है, जो कि इस बार 2025 में महाकुंभ मेला जिला के रूप में है। इसी के साथ जो प्रयागराज मंडल था उसमें पहले 4 जिले थे लेकिन अब 5 जिले हो गए हैं, ठीक है। प्रयागराज मंडल में प्रयागराज मंडल में 5 जिले हो गए। 5 जिले कौन कौन से हैं आपको याद रखने हैं? प्रयागराज एक खुद है, प्रतापगढ़ है, कौशाम्बी है, फतेहपुर है और महाकुंभ
मेले का जो जिला है संगम वो है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यूपी के अंदर जिले 75 से 76 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स शुरू किया है? सिनबेक्स। आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि सर हमने इतने युद्ध अभ्यास पढ़े, हम इतनी करंट पढ़ते हैं, लेकिन ये सिनबेक्स हमने पहली बार पढ़ा है। बिल्कुल, मैंने खुद ने पहली बार पढ़ा है सिनबेक्स, क्योंकि ये पहली बार ही हो रहा है तो पहली बार ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, भारत और कंबोडिया के बीच में होगा, भारत और कंबोडिया के बीच में क्या होगा? संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स। इंपॉर्टेंट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, करंट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई किसी न किसी एग्जाम में, 3 स्टार लगा लो, क्योंकि नया एक सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स, भारत और कंबोडिया के मध्य। ठीक है, इसका पहला ही संस्करण होगा, कब शुरू हो गया है? 1 से 8 दिसंबर के बीच में चलेगा, 1 से 8 दिसंबर के बीच में इसका पहला संस्करण होगा जो कि शुरू हो गया है। ठीक है, इसका पहला संस्करण होगा कहां पर? ये इंपॉर्टेंट है भाई, वापस पुणे के अंदर इसका पहला जो संस्करण है वो आयोजित होगा 1 से 8 दिसंबर 2024, यानी अभी चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या? तो भारत और कंबोडिया की सेनाओं के मध्य संयुक्त राष्ट्र शांति की स्थापना करने के लिए जो भी आतंकवाद संबंधी घटनाएं हो रही है उनको कैसे, उनसे कैसे निपटा जाए, उन घटनाओं के लिए कैसे खुफिया जानकारी एक दूसरे के साथ साझा की जाए, उसको लेकर यह अभ्यास होगा सिनबेक्स। कंबोडिया और भारत के मध्य होने वाला यह पहला अभ्यास है सिनबेक्स, जो कि 1 से 8 दिसंबर के मध्य होगा। कहां पर होगा? पुणे के अंदर होगा। सर ये कंबोडिया देश के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स जीके कवर करवा दो तो। लो भाई, हमारा तो काम ही आपकी आज्ञा का पालन करना है, तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। ठीक है, जो कंबोडिया देश है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर स्थित देश है। इसकी राजधानी है नोम पे है। कैपिटल है, किसकी कैपिटल है? कंबोडिया देश की राजधानी है नोम पे है। कंबोडिया अगर अपन मैप में देखें तो दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर स्थित है कंबोडिया देश, नोम पे है इसकी राजधानी है। यहां पर लोकतंत्र नहीं है कंबोडिया के अंदर, अभी भी राजा का शासन है, और वर्तमान में यहां के राजा हैं नोरोडोमा सियामोनी। कौन है? नोरोडोमा सियामोनी, याद रख लेना, नाम में लिख देता हूं नोरोडोमा। नोरोडोमा है वो यहां के भी वर्तमान में राजा है, किंग है, लोकतंत्र नहीं है। मुद्रा के रूप में यहां पर क्या चल रहा है? कंबोडियन रील चल रही है। ठीक है, कंबोडियन रील, रील देखते ही वो रील तो याद आ जाती है जब से। ठीक है, तो कंबोडियन रील कंबोडिया की ऑफिशियल मुद्रा है। आधिकारिक भाषा की बात की जाए, वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वहां पर एक खमेर भाषा है वो बोली जाती है। खमेर क्या है? यहाँ की लैंग्वेज है। ठीक है, रील क्या है? यहाँ की करेंसी है, ध्यान रखना है। कैपिटल क्या है? पहले तो कंबोडिया देश है, उसके साथ भारत क्या है? सिनबेक्स की शुरुआत कर रहा है, पहला संस्करण है। भारत और कंबोडिया के मध्य 1 से 8 दिसंबर पुणे के अंदर होगा। किस लिए होगा? संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के लिए से एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान चलाएंगे, जिसके अंदर जो भी खुफिया जानकारी वगैरह है वो कैसे शेयर की जाए, कैसे क्या नहीं की जाए वो की जाएगी। इसके अलावा यहाँ की कंबोडिया है वो एक दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है जिसकी राजधानी नोम पे है, और वर्तमान में राजा है नोरोडोम सियामोनी। इसके अलावा यहाँ पर मुद्रा चलती है कंबोडियन रील, और आधिकारिक भाषा के रूप में खमेर है। आईसीसी के चेयरमैन कौन बने हैं? तो सर हमें पता था, वो तो हमें तो अगस्त में ही पता लग गया था। अगस्त महीने के अंदर चुनाव हुए थे आईसीसी चेयरमैन के लिए, और उसके अंदर जय शाह विजय हुए थे। जय शाह कौन है? अमित शाह के बेटे हैं। कोई नेपोटिज्म नहीं लिखेगा कमेंट बॉक्स में, अपनी माँ की कसम है, किसी को कुछ नेपोटिज्म वजह नहीं, अपना क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दो। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसको बोलते हैं वो आईसीसी है। उसके चेयरमैन के रूप में जय शाह को चुने गए हैं। किनको? जय शाह को चुने गए हैं। अगस्त के अंदर ये चुने गए थे, लेकिन इन्होंने 1 दिसंबर को अपना कार्यभार संभाला है। कब? 1 दिसंबर को कार्यभार संभाला है। तो मैंने सोचा वापस आपको याद दिला दिया जाए। ठीक है, कुछ फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। इनसे पहले आईसीसी के चेयरमैन कौन थे? तो न्यूजीलैंड के थे ग्रेग बार्केले। मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेग बार्केले के बारे में अच्छे से। ग्रेग बार्केले इनसे पहले आईसीसी के चेयरमैन थे। अब वर्तमान चेयरमैन बने भारत के जय शाह। 1 दिसंबर से कार्यभार संभाला है, 31 अगस्त को ये चुनाव जीते थे। ठीक है, आईसीसी के चेयरमैन पद पर पहुंचने वाले ये 5वें भारतीय हैं।
5वें भारतीय हैं जो आईसीसी के चेयरमैन के पद पर पहुंचे हैं, ठीक है। और अब जब जय शाह ने इसको ज्वाइन किया है तब से आईसीसी ने कुछ अपने जो लक्ष्य हैं उनको बदला है। अब वर्तमान में आईसीसी का लक्ष्य क्या है, आपको पता है 2028 के ओलंपिक कहां पर होने वाले हैं, लॉस एंजलिस के अंदर होने वाले हैं। एक तो 2028 के ओलंपिक लॉस जो एंजलिस के अंदर होने वाले हैं उसके अंदर क्रिकेट को शामिल करना, क्रिकेट खेल को शामिल करना, और एक महिलाओं को खेलों में बढ़ावा देते हुए क्रिकेट जो है उसको बढ़ावा देना आईसीसी का वर्तमान में मुख्य उद्देश्य है। और इसके नए चेयरमैन बने हैं जय शाह। इनसे पहले न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले थे। 1 दिसंबर को उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, अगस्त में उन्होंने चुनाव जीता था, और ये 5वें भारतीय जो आईसीसी के चेयरमैन बने हैं। वर्तमान में जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नगोजी ओंकोजो-इवेला को दूसरे कार्यकाल के लिए संगठन का महानिर्देशक नियुक्त किया है? क्वेश्चन को मैंने थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की थी, लेकिन आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि आप बहुत ही पढ़े लिखे हो तो आप इन चीजों को अच्छे से हैंडल कर लेते हो। नाम याद रखना, नगोजी ओकोंजो-इवेला, नाम याद होना चाहिए आपको पहले से ही, क्योंकि ये पहले से ही WTO की महानिर्देशक थी और इनके वापस 4 साल के लिए पुनर्नियुक्ति हुई है, ठीक है। WTO के महानिर्देशक के रूप में पुनः नियुक्त किया है नगोजी ओंकोजो-इवेला को। ये महिला है भाई, ये ध्यान रखना, नगोजी ओंकोजो-इवेला एक महिला है जिसको WTO के महानिर्देशक के रूप में वापस इनको चुना गया है। ये इनका दूसरा कार्यकाल है, 4 वर्षों का कार्यकाल होगा इनका। ये कितना? 4 वर्षों का कार्यकाल होगा। कार्यकाल शुरू कब होगा? 1 सितंबर 2025 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। अभी तक तो इनका पुराना कार्यकाल चल रहा है, फिर भी इनको वापस चुन लिया गया है, ठीक है। इनके नाम के आगे डॉक्टरेट लगता है, ठीक है। डॉक्टरेट क्यों? इन्होंने PhD कर रखी है। डॉक्टरेट ओंकोंजो-इवेला 2 बार नाइजीरिया की वित्त मंत्री रह चुकी है। इससे ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये महिला नाइजीरिया की है। कहां की है? नाइजीरिया। नाइजीरिया की 2 बार वित्त मंत्री रह चुकी है और 1 बार तो ये विदेश मंत्री भी रह चुकी है नाइजीरिया की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। WTO क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं सर इसको? विश्व व्यापार संगठन। क्या है? विश्व व्यापार संगठन WTO की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच व्यापार के नियमों को निर्धारित करती है, ठीक है। WTO संस्था है, वो अगर 2 देशों के बीच में व्यापार हो रहा है, उन व्यापार की शर्तें क्या होगी, उस व्यापार के नियम क्या होंगे, उनको निर्धारित करता है WTO, ठीक है। इसका मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार आपको पढ़ा दिया है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा। जिनेवा कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, वहां पर इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना पूछ ली जाए, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1 जनवरी 1995। एक बार एसएससी के एक एग्जाम में इसको लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई, किस समझौते के तहत इसकी स्थापना की गई? तो मराकोस समझौते के तहत। मराकोस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995, जिसका मुख्यालय रखा गया था स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। वर्तमान के अंदर जो इसकी महानिर्देशक है नगोजी ओंकोजो, नाइजीरिया की महिला है, इसको अगले 4 वर्षों के लिए वापस से महानिर्देशक पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखने हैं। ये था भाई 3 दिसंबर 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने आपको कंप्लीट कवर करवाने की कोशिश की। वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, कंटेंट की क्वालिटी कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। इस क्लास की PDF ले लेना। PDF कहां पर मिलेगी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूं, जहां पर आपको मंथली PDF मिलेगी, और पिछले महीने की जो PDF थी वो अभी मुझे याद आ गई तो मैं अभी डाल भी दूंगा। इसके अलावा ये नंबर है 9887809083, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी मैं डेली की डेली PDF चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड करेंगे जहां पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, और वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करना। यहाँ पर बहुत ही शानदार नोट्स मिलते हैं। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से, वहाँ पर एजुकेशन न्यूज और करंट अफेयर की समरी मिलती रहती है। मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।